इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा मटेरियल है, मैंने ये लिखवा दिया था आपको कि कोई भी सब्सटेंस जिसका एक्वस सोल्यूशन बनाया और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर बन जाए। एनी सब्सटेंस जिसका एक्वस सोल्यूशन या उसकी मोल्टन फॉर्म में जब वो अपने आयंस में डिसोसिएट करता है तो इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगा के जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दिस सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बात सही है, लेकिन अगर कोई आपसे सिंपल ऐसा पूछे ना कि क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम ना कंडक्ट कराते तो क्या उसमें आयंस डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे? तब भी रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत सिर्फ तब है जब कोई पर्टिकुलर कैटायन या एनायन कैथोड और एनोड पे जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए उस डेफिनेशन में जस्ट एक वर्ड हटाना है। सिंपली हम कहेंगे अ सब्सटेंस which on dissolution in water or in its molten state gets dissociated into its constituent ions is called electrolyte. बस कि अगर हमने जैसे नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला और पानी में घुलते ही ये अपने आयंस में स्प्लिट हो गया, सो देन वी कॉल इट एज कि सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिकल रॉड्स लगा के मैंने उन कैटायन एनायन को कैथोड एनोड पे जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज करवा दिया। दैट कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, दैट वाज इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब यहां पे आगे ऐड नहीं करना ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, बस ये चीज हटानी थी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक करंट ना भी दोगे ना तो भी वो अपने आयंस में डिसोसिएट तो कर ही जाएगा। अब अगर उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुई 100% डिसोसिएट कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बस उस डेफिनेशन में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट ये वर्ड हटा दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेस टॉपिक, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। हम यहां पे 3 तरह की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसकी डेफिनेशन 3 पैरामीटर पे डिसाइड की जाती है, या देयर आर 3 काइंड ऑफ स्केल, डिफरेंट डिफरेंट स्केल है। तो पहले आर्हेनियस की डेफिनेशन क्या है? आर्हेनियस की डेफिनेशन इज ए सब्सटेंस इज सेड टू बी एसिडिक if it dissociates by adding in water into its ions and produce its own H plus. बोला कभी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट वीक सॉल्ट की बातें हम बाद में करेंगे, उसकी जरूरत नहीं अभी। जब भी कभी हम बात करेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर कोई सब्सटेंस एसिड है, वो भी आर्हेनियस एसिड अगर उसका नाम लगाना है तो बच्चे इफ इट डिसोसिएट्स बाय एडिंग इन वाटर, मैं यहां पे ब्रैकेट्स में रख रहा हूं। क्यों ब्रैकेट्स में रख रहा हूं? ये अंडरस्टूड है कि अब आप उसके एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हो। जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो कोई भी एसिड को पानी में मिला दिया, एसिड के कुछ मोल लिए, पानी की गिवन क्वांटिटी में डाल दिए। अब वो पानी की गिवन क्वांटिटी में डाल दिए, वो अपने आयंस में टूट गया,
वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमें उसकी जरूरत नहीं अभी देखनी, लेकिन उसे एसिड का नाम कब मिलेगा? जब वो पानी में डिसोसिएट करे और अपना खुद का H प्लस दे, अपना खुद का, जैसे देन इट इज कॉल्ड अर्हीनियस एसिड। जैसे HCl, इसके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। HCl को जब मैं पानी में डालूंगा, पानी में डिसॉल्व करने पे HCl अपना H प्लस लूज करेगा। आज की क्लास में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ये रिएक्शन लिखने आने चाहिए और रिएक्शन बिल्कुल ध्यान से लिखनी है, समझ के, सोच के। ये मत सोचना कि ये रिएक्शन रटने वाले हैं। अब HCl है ना, इसके पास अपना H प्लस है, ये H प्लस हटाना है। तो सारी ऑडियंस, इंटेलिजेंट माइंड से लेके एवरेज माइंड वाले सब बच्चे ध्यान से सुनो। H प्लस जब हटेगा, जो पीछे बच रहा है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो। H प्लस हटा के जो पीछे बच गया उस पर नेगेटिव चार्ज। मैंने आज इसी की प्रैक्टिस करवानी। अब ये H प्लस जब वाटर में जाएगा तो वाटर ने H प्लस गेन किया, तो इसे लिखोगे H3O प्लस। वाटर ने जब H प्लस के साथ बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो H3O प्लस। अब आपकी मर्जी है, ये भी सुन लो, आपकी मर्जी है H3O प्लस लिखना है, इट्स योर चॉइस। अगर आपको H प्लस एक्वस लिखना है, ये भी आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी लिखो, इधर लाइक दिस और लाइक दिस। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ना, तो आप इसी इक्वेशन में वाटर ना भी लिखते, ऐसे लिख देते, HCl एक्वस, H प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। मैंने कहीं वाटर नहीं लिखा, मैंने कहीं बीच में वाटर नहीं लिखा, ये आपकी चॉइस है। ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, योर चॉइस। पर एक चीज ध्यान से सुनो, यहां जो H प्लस आया है, ये कहां से आया है? HCl का खुद का आया है, इसलिए HCl अर्हीनियस एसिड है। मैंने H2SO4 लिखा, इसके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन है, ये 2 H प्लस लूज करेगा। जब इसने 2 H प्लस लूज किए, पीछे जो बच गया उसके ऊपर -2 चार्ज। जितने H प्लस लूज करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने लिखा H3PO4 एक्वस, तो ये 3 एसिडिक हाइड्रोजन लूज करेगा। 3 एसिडिक हाइड्रोजन लूज करने के बाद 3H प्लस लूज करने के बाद पीछे लिखोगे PO4 3 माइनस। पर ये लिखना आना चाहिए, हर हालत में लिखना आना चाहिए। अब आपको पिछली क्लास में लिस्ट लिखाई थी ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट लिखी थी, उसमें कुछ नाम लिखे थे, HCl, HBr, HI, HClO4, HClO3, H2SO4, HNO3। क्या उस लिस्ट में इसका नाम था? क्या इस एसिड का नाम था? नहीं था ना, ये वीक एसिड है। तो यहां रिवर्सिबिलिटी, यहां रिवर्सिबिलिटी का साइन। अब क्योंकि ये H प्लस इसके खुद से आ रहा है, तो ये अर्हीनियस एसिड है, पर क्योंकि ये वीक एसिड है तो यहां रिवर्सिबिलिटी। तो ये ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, अर्हीनियस एसिड को इससे कोई मतलब नहीं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अर्हीनियस को सिर्फ इससे मतलब है कि H प्लस उसका अपना हो, पड़ोसियों को ना हो, उसका खुद का अपना H प्लस। अब फिर से एक चीज ध्यान से सुनना, अभी मुझे चैट मत करना प्लीज, सिर्फ सुनना है, समझना है। अगर मुझे इस इक्वेशन को पानी में लिखना हो, ऐसे लिखना हो, ध्यान से सुनो, दोनों तरीकों से लिखना आना कंपलसरी है। H2SO4
ने 2 H प्लस लूज करने, 2, इसलिए यहां लिखो ऐसे 2 वाटर, क्योंकि एक वाटर 1 H प्लस गेन करेगा, बस एक वाटर 1 H प्लस गेन करेगा, इसने 2 H प्लस लूज करने हैं, तो 2 वाटर लिखो। अब आगे रिएक्शन लिखोगे 2H3O प्लस, क्योंकि इसने अपने दोनों H प्लस लूज किए, तो इसने 2 वाटर ने 2 H प्लस गेन करके 2H3O प्लस बनाए, पीछे आया सल्फेट। आपको ये भी लिखना आना चाहिए, ये भी लिखना आना चाहिए। अगर मैंने लिखा H3PO4, इसके पास 3 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, 3 हाइड्रोजन, तो ये 3 वाटर साथ में कॉफिशिएंट 3, तो अगर ये 3 H प्लस लूज करेगा, ये बनाएगा 3H3O प्लस प्लस PO4 3 माइनस। जब भी कभी आप किसी आर्हीनियस एसिड के बारे में लिखोगे, आर्हीनियस एसिड, तो आर्हीनियस एसिड का H प्लस पानी में डिसोसिएट करने पे बनेगा, पर वो उसका खुद का होगा, और क्योंकि ये वीक एसिड है तो यहां रिवर्सिबिलिटी। अब आपको याद हो तो 2 बदमाश एसिड बताए हैं, हमेशा बताए हैं, एक्सेप्शनल केस। इस पूरे चैप्टर में सबसे बड़ी गेम रिएक्शन लिखने की है। रिएक्शन लिखना आता है तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। H3PO3 H3PO2, पीरियोडिक टेबल से लेके बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर तक आज तक हम इसको बार बार करते आ रहे। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा, जो बार बार रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर दिमाग में हो। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसकी एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये 2 H प्लस लूज करेगा। सो इसको लिखोगे कैसे? इट विल लूज 2 H प्लस, और साथ में क्या बनेगा? अब इसने 2 H प्लस लूज किए, एक H रह गया साथ में, HPO3 2 माइनस, 2 H प्लस प्लस 2 चार्ज, प्लस 2 चार्ज, तो यहां -2 चार्ज। 3 हाइड्रोजन थे तो 1 हाइड्रोजन। अगर ऐसे नहीं लिखना, H3PO3 when dissolved in 2 water, क्यों 2 वाटर? 2 क्यों आया? क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन, ये 2 H प्लस लूज करेगा, सो इट विल फॉर्म 2H3O प्लस प्लस 3 में से 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, अब 1 हाइड्रोजन बचा, तो HPO3 2 माइनस। अगर यही H3PO2 हो, H3PO2 के पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, इट विल लूज 1 H प्लस। अब रिमेनिंग स्पीशीज बताओ क्या आएगी, क्या बचेगा? जब 1 H प्लस निकल गया, 1, बाकी जो बचे वो लिखो, क्या आएगा? H2PO2 माइनस, या फिर H3PO2 when dissolved in water it will lose 1 H plus, क्योंकि coefficient 1, क्योंकि it loses
one acidic hydrogen and it form H2PO2 minus। पर ये ध्यान रखो, अगर इस एसिड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिमाइंड इट इज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड। अगर किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस लूज करता है तो दिस इज मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक। इसका एन फैक्टर 1। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने एन फैक्टर वर्ड किया था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में, तो इसका एन फैक्टर इज 1। इट इज डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड। एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 3 ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक, मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक। रिवर्सिबिलिटी कब लगानी है? रिवर्सिबिलिटी कब लगानी है? जब एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंप्लीट डिसोसिएशन, राइट। सो अर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन, कोई एसिड पानी में डिसॉल्व करने पे, पानी में डिसॉल्व करने पे अपना H प्लस यूज करे, खुद का, किसी और का नहीं। ध्यान से सुनना। एक बदमाश और है, ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3, H3BO3 दिखने में, सिर्फ आंखों को दिखने में ये एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं it produces this chemical reaction। ये मैं सिखाऊंगा रिएक्शन मैंने कैसे लिखी, पर पहले ध्यान से समझना। अगर मैं इसका फोटो बनाऊं, इसके पास 3 H थे, वो अभी भी बैठे हुए हैं, वो अभी भी बैठे हुए हैं। वाटर के अंदर दो चीजें हैं, H प्लस एंड OH माइनस, क्योंकि H2O। वाटर का OH इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वाटर का OH इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और ये H प्लस जो बच गया वो यहां आया। ये जो H प्लस लिखा है ना, इसको मैंने कहा ना कि मैं ये भी लिख सकता हूं H प्लस एक्वस। जब मैंने इसको इसके साथ मिक्स किया ना, तो वाटर का OH माइनस बोरॉन के साथ चिपक गया, और ये एक एक्स्ट्रा H प्लस जो बचा ये निकला बाहर। पर बोरॉन के साथ ये जो 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, सो कॉल्ड एसिडिक, वो अभी भी वही है। तो क्या ये H प्लस इसका है या पानी का है? ये H प्लस जो निकला किसका है? पानी का है, इसका नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आर्हीनियस क्या कह रहा है? आर्हीनियस ये कह रहा है एसिड when dissolved in water produces H plus something। अगर कोई सब्सटेंस को एसिडिक कहना है तो जो H प्लस निकलना चाहिए, पर वो H प्लस इसका खुद का हो। दो कंडीशन है, एक तो H प्लस निकले, दो कंडीशन है, अगर ये एसिड है तो H प्लस निकले, मैंडेटरी निकले।
पर वो H+ इसका खुद का हो। तो अब आप मुझे ये बताओ कि H3BO3 का जो H+ निकल रहा है क्या वो उसका खुद का है? नहीं ना, ये तो वाटर का है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फॉर ट्रू फॉल्स, H3BO3 is not Arrhenius acid because H+ lost belongs to water. H+ belongs to water. अगर मैंने ये कहा aqueous solution of H3BO3 is acidic, ट्रू या फॉल्स? बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है, ये बात सही है। एसिडिक किस लिए? क्योंकि H+ निकला। इट इज ट्रू क्योंकि H+ निकला है। मैंने ये नहीं कहा H3BO3 is Arrhenius acid. This is false. मान के चलो जेई एडवांस में अगर ये ना आए ना, रेजोनेंस के टेस्ट में तो जरूर पूछा जाता है। अब मुझे ये बात बताओ, इसने कितने H+ लूज के? एक ना, एक। कहलाएगा ये मोनोबेसिक, कहलाएगा ये मोनोबेसिक एसिड, पर वो उसका अपना नहीं है। क्या ये अर्हीनियस एसिड थे? क्या इनके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन था? इनके पास अपना एसिडिक हाइड्रोजन है। यस, दे आर अर्हीनियस एसिड। पर ध्यान से सुनो, आपको ये लिखना आना चाहिए, यहां वाटर का कोफिशिएंट कितना रखना है? वाटर का कोफिशिएंट वो होगा जो इस एसिड का n फैक्टर होगा, और किसी एसिड का n फैक्टर क्या था? उसकी बेसिसिटी। इफ एसिड इज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक, its coefficient will be the 1. If it is diprotic, dibasic, its coefficient will be 2. समझे? अब जब भी आप इस इक्वेशन को लिखोगे ना इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल में, ध्यान से सुनना, मैं मैक्सिमम टाइम ऐसे लिखा करूंगा, मैक्सिमम टाइम ऐसे। क्यों? कोई रीजन नहीं, आलसी हूं बस, पूरा नहीं लिखना चाहता इतना बड़ा। आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस बच्चों ने पूछा कि स्ट्रॉन्ग एसिड की ट्रिक बता दो, ट्रिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट है, वो लिस्ट आपने पहली क्लास में देख ली थी। सो H3BO3 का कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मोल वाटर, इसका 1 मोल सब्सटेंस 1 मोल वाटर में 1 मोल H+ लूज करेगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैं केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक किया था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन देखी थी। H3O+ can exist like H5O2+, H7O3+, H9O4+। अगर किसी को याद हो, एक सवाल किया था क्लास में, H3O+ in the solution it can exist like this। कुछ याद आया? रीजन दिया था कुछ, क्या था रीजन? चलो, क्या था? अगर किसी ने रिवाइज किया हुआ तो बताओ। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने ये पढ़ लिया था, H3O+ वाटर के सामने जब भी H+ आएगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनाते वक्त हम इसे दिखाते थे H3O+. It can form maximum how many hydrogen bond? It can form maximum how many hydrogen bond? 3. तो अगर ये एक हाइड्रोजन से वाटर को पकड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 H5O2+. ये अगर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़े नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 2 3 और जोड़ दो H7O3+. It can form H9O4+. याद है कुछ किया था ऐसा? और फिर हमने कहा था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने लोन पेयर को टाइटली पकड़ लेता है, तो ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा. कुछ ऐसी बातें की थी. इसलिए अगर कभी आपको कोई सवाल आ जाए H5O2+, H7O3+, तो डरना नहीं है. वो सिर्फ डराने के लिए, रियलिटी में यही है. This can exist like this, this can exist like this, this can exist like this. इसलिए इस पूरे चैप्टर में मैं जब जब लिखूंगा H+ एक्वस, मैक्सिमम टाइम मैं इसे H3O+ एक्वस लिख दूंगा. मैं ये कहीं नहीं यूज करने वाला. मैंने इस फैक्ट की आपको याद दिलाई जस्ट केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करने के लिए. मुझे देखना था कि आपको क्या कुछ याद है, कि क्या आपको मालूम है कि हमने किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कॉम्प्लेक्स केटायन बनते हैं, राइट? अब यहां पे ना, जब मैं अपनी 11th क्लास में था तो मेरे को एक कंफ्यूजन होती थी और मुझे देखना है कि क्या वो कंफ्यूजन आप में से भी किसी को. मुझे एक कंफ्यूजन है. क्वेश्चन ये है, H2SO4 2 H+ लूज करता है. मैंने भले ही साथ में एक्वस एक्वस लिख दिया, अंडरस्टूड है. H2SO4 + 2 वाटर, अंडरस्टूड है. अब बार बार नहीं लिखूंगा. एक्वस लिख दिया, समझ जाना कि पानी में मिलाया. मेरे को ये कंफ्यूजन है H3PO4 ये 3 H+ लूज करते हैं. तो जिस एसिड का एक मॉलिक्यूल ज्यादा संख्या में H+ लूज करेगा, जिस एसिड का एक मॉलिक्यूल ज्यादा संख्या में H+ लूज करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड. और जिस एसिड का एक मॉलिक्यूल संख्या में कम H+ लूज करेगा, वो वीक एसिड. ऐसा बिल्कुल नहीं है, फुली रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन सिर्फ इससे मतलब है, अगर आपने इसके 5 मोल सोल्यूशन में मिलाए, इसके 5 मोल सोल्यूशन में मिलाए, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग है. यानी कि अगर ये 5 में से x अमाउंट डिसोसिएट करेगा तो ये पूरा का पूरा x शुड बी 5. अगर ये 5 में से 3 डिसोसिएट कर रहा है, 5 मोल लिए पर सोल्यूशन में सिर्फ 3 मोल डिसोसिएट हुए, तो 3 मोल डिसोसिएट हो रहे, 5 मोल पूरे के पूरे नहीं डिसोसिएट हो रहे. इसलिए संख्या से कोई लेना देना ही नहीं है. स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज डिसाइडेड बाय इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, गिनती से नहीं देखना. गुड. अब आ जाओ बेस की डेफिनेशन पे. Arrhenius base. A base
is said to be Arrhenius base if it dissociates in its aqueous solution to produce its own OH minus. अर्हीनियस बेस वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व करने पे OH माइनस लूज करेगा लेकिन खुद का अपना हो, लाइक NaOH, KOH, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन और रह गया था पिछली क्लास में, मैं चैट्स देखता रहता हूं। जब मैंने आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी और एन फैक्टर सिखाए थे, तब मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में बोला था अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, और पिछली क्लास में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट में लिथियम हाइड्रोक्साइड लिखवा दिया था, है ना। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, लिथियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ वीक बेस, रिलेटिवली वीक बेस। पिछली क्लास में मैंने यहां स्टार भी लगाया था। लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। हालांकि ये बहुत सारे बेसिस के कंपैरिजन में, पीरियोडिक टेबल में रिमेनिंग बेसिस के कंपैरिजन में अच्छा खासा बेस है, पर अगर मैं इसको अपनी ही फैमिली के हाइड्रोक्साइड से कंपेयर करूं तो इसे वीक की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम इसे वीक की तरह ही मानेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। जब भी मैं स्ट्रॉन्ग बेस वर्ड यूज करूंगा, मेरे दिमाग में ये नाम होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करेंगे ना, अब यहां पे कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आता है, छोटा सा और बता रहा हूं। मान लो मैंने यहां लिखा बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस OH माइनस। अब देखो ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने पानी में OH माइनस लूज किया, तो OH माइनस जब वाटर ने गेन किया तो मुझे आइडियली लिखना चाहिए H3O2 माइनस, क्योंकि OH माइनस के साथ जब वाटर की आप बैलेंसिंग करोगे तो 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। टेक्निकली ऐसे लिखते हैं क्योंकि पूरी बैलेंस्ड वे में बतानी। कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर यहां आप एक्वस लिखोगे या लिक्विड लिखोगे। बहुत स्मॉल डिफरेंस इस चीज में, बहुत मामूली सा डिफरेंस है, और खासकर ये डिफरेंसेस आपको एक्स्ट्रा कंफ्यूजन डालते हैं, और खासकर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो फंसते हैं ऐसे डाउट्स में। मैं उन्हें चिंदी चोर कहता हूं कि फंसे रहो, डजंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि बाय द डेफिनेशन जब आप यहां वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, एंड सॉल्वेंट इज समथिंग विच इज टेकन इन एक्सेस। तो बीइंग ए सॉल्वेंट अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे ठीक है, कोई गलत नहीं। अगर किसी ने उसे एक्वस लिख दिया, मैं हमेशा एक्वस लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब वाटर सॉल्वेंट अगर है तो कोई सल्यूट भी पानी में मिलाया तो वाटर प्योर नहीं है, और जब वाटर किसी सोल्यूशन का पार्ट है, वो कंपोनेंट है, मेंशन इट लाइक एक्वस। इसलिए इस चिंदी चोरी में नहीं फंसना, एक्वस लिखा लिक्विड लिखा, हाय राम कंफ्यूजन, हमारा चैप्टर खराब। बहुत कुछ है कंफ्यूज होने के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, ना कोई आपसे इसके बारे में आगे जाके पूछने वाला है। ये तो फालतू में ही अपनी कंफ्यूजन बढ़ाने के तरीके हैं।
इसलिए मेरी क्लास में जो एवरेज बच्चे हैं ना, बस वही बड़े अच्छे से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो पता है ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसते, चुपचाप आगे बढ़ते हैं। सो कॉल्ड जो होते हैं ना बुद्धिजीवी, अपने दिमाग को खराब करने वाले, वो होते ना आ बैल मुझे मार, 10 कंफ्यूजन और लेके आ। हमें नहीं इस कंफ्यूजन में फंसना बच्चों। अगर आप यहाँ पे लिक्विड लिखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, मैं मान लूंगा आपने मुझे ये मैसेज दिया वाटर सॉल्वेंट है। अगर किसी ने लिख दिया वाटर एक्वस है, I will consider it like in the other way. I will say you want to say that this is solute, this is solvent, but it's a solution. और solution में solvent के लिए aqueous लिखा है, यानी कि solvent pure state में नहीं है। तो it is your choice, hardly matters। कहीं नहीं ऐसे लिखी जाती रिएक्शन। हमेशा रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया, ताकि फालतू की ऑडियंस अपने आप को कंफ्यूज ना करे। वो ऐसे ना करे, दे प्रपोज ऐसे लिख लो, NaOH aqueous dissociates to produce Na positive aqueous OH minus aqueous। NaOH पानी में डिसॉल्व करने पे Na प्लस एंड OH माइनस देता है, क्योंकि हमारा मैसेज जो देना था वो मेन था, रादर देन ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं था वाटर को लिक्विड लिखे, वाटर को एक्वस लिखे, OH माइनस को H3O2 माइनस लिखे, OH माइनस एक्वस लिखे। नो, कई कंफ्यूजन्स को साइंटिस्ट बड़े इजीली से IUPAC की रिकमेंडेशन से प्रॉपर बताते कि ऐसे लिखो टू अवॉइड इन अननेसेसरली कंफ्यूजन। तो उसके लिए सीधा ऐसे लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस पानी में मिलाने पे उसने OH माइनस लूज किया। 11th क्लास के बच्चों को मैं ये भी बोल के चुप करा सकता हूं कि OH माइनस का हाइड्रेशन H3O प्लस के हाइड्रेशन के कंपैरिजन में कम होता है। हाइड्रेशन ऑफ H3O प्लस is less than hydration of OH minus। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, एंड जनरली केटायन का साइज छोटा होता है। केटायन का साइज छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो H2O H3O प्लस का हाइड्रेशन ज्यादा होने से इट कैन एग्जिस्ट लाइक H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस। सो हाइड्रेशन अगर H3O प्लस का ज्यादा हो रहा है, बीइंग ए केटायन होने के कारण उसका साइज छोटा, OH माइनस का साइज बड़ा, इसका हाइड्रेशन कम है, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा, इसकी हाइड्रेशन कम है। तो इसके साथ अगर मुझे लिखना हो, मैं सिर्फ 1 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं मैक्सिमम, तो इसलिए हम इसे H3O2 माइनस लिख देते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दिखा के मैं ऐसे लिख दूंगा H1 2 3 4 5 O2 माइनस। पर अगेन इररेलेवेंट क्वेश्चन, जेई के पास पूछने को बहुत कुछ है। अगर आप H3O2 माइनस लिख रहे हो कोई गलत नहीं, अगर आप OH माइनस लिखोगे कोई गलत नहीं, बट जहां तक हो सके अपनी कंफ्यूजन खत्म की जा सकती है। तो अगर मैं यहां बात करूं 1 2 3 4 5 1 2 3 H5O3 माइनस, OH माइनस भी कॉम्प्लेक्स आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर जब तक साइंटिस्ट ने IUPAC ने हमें ये फ्रीडम दे दी कि आप आर्हीनियस बेस को लिखने के लिए सिंपलेस्ट वे ऐसे लिख सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या जरूरत है इस चीज में फंसने की? वाटर को एक्वस लिखें, लिक्विड लिखें, OH माइनस को H3O2 माइनस लिखें या H5O3 माइनस लिखें, कुछ नहीं लिखना। कीप दिस एज सिंपल एज पॉसिबल। आपको बस माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बस एक क्लैरिटी, आर्हीनियस बेस पानी में डिसॉल्व करने पे लिख दिया ना एक्वस, मतलब पानी में डिसॉल्व किया है, पानी में डिसॉल्व करने पे OH माइनस लूज करेगा।
So we are not going to confuse ourselves whether it is aqueous, whether it is liquid, immaterial discussion. मेरी नजरों में जस्ट आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन. और ये भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, इसकी जरूरत में भी नहीं, इसमें भी कोई फंसने की जरूरत नहीं. और ये 11th क्लास का बच्चा ही होता है जिसको शुरुआत में बड़ी ची ची चू चू करने की आदत होती है, मैं ये भी सीखूं, मैं ये भी सीखूं, शायद यही पॉइंट एग्जाम में आएगा. ऐसा नहीं है. एग्जाम अच्छा, बड़े सारे आपने पिछले चैप्टर्स किए होंगे, छोटे 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 पॉइंट्स पे कंफ्यूजन्स हमेशा रह जाते हैं. क्या वही कंफ्यूजन टेस्ट में आए? नहीं आए. क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल्स. भाई पूछने वाले के पास ना हजारों चीजें पूछने वाले ढंग की हैं. 11th क्लास का बच्चा होता है दिमाग से कम, और उसको आदत होती है कंपेयर करने की, उस बैच में बैठूं, इस बैच में बैठूं, और छोटे छोटे पॉइंट्स जो इररेलेवेंट होते हैं ना, उन पे मैं इंप्रेशन मार के तुम्हें अट्रैक्ट भी कर सकता हूं. तो मेरा सिंपल इतना पॉइंट है, अननेसेसरली डिस्प्यूट्स में नहीं फंसना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंपॉर्टेंट ही नहीं. आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए. अर्हीनियस एसिड पानी में डिसॉल्व करने पे H+ लूज करता है. अर्हीनियस बेस पानी में डिसॉल्व करने पे OH- लूज करता है. दैट्स इट. अब यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, लेट्स से मैं ड्रॉबैक्स ऑफ अर्हीनियस की बात करूं. अर्हीनियस की डेफिनेशन में ये बात तो समझ में आ गई, जिसके पास अपना खुद का हाइड्रोजन एसिडिक होगा, H+ होगा, वो एसिड है. जिसके पास अपना बेस में OH- होगा, वो बेसिक है पानी में डिसॉल्व करने पर क्वेश्चन है बार बार पानी में डिसॉल्व करने पे, अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर ना हो तो तब अर्हीनियस के डेफिनेशन का क्या मीनिंग? तब अर्हीनियस कॉन्सेप्ट फेल. तो अर्हीनियस थ्योरी का एक फायदा भी है कि उसने वाटर को सॉल्वेंट लिया. क्यों? क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इजीली अवेलेबल. पर दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि वाटर जो है, अगर किसी केस में सॉल्वेंट का रोल ना प्ले करे तो, अगर हम कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, मान लो मैं एक सब्सटेंस ले आया आपके सामने, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड है, ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक एसिड, पर ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं. अगर किसी को पानी में H+ लूज करना है तो पहली कंडीशन वो पानी में सॉल्युबल हो. इसलिए ये बातें सिर्फ तब तक ठीक है जब तक आपका मटेरियल पानी में सॉल्युबल है. जो पानी में सॉल्युबल होगा वही पानी में डिसोसिएट करके H+ और OH- आयंस बनाएगा. जो पानी में सॉल्युबल ही नहीं है, तब क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको वो KVPY या ओलंपियाड के टर्म में पूछी जा सकती है. मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में सिर्फ ये बताए थे ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स. तो मैं इसे दोबारा क्लियर कर देता हूं, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड में बेरियम हाइड्रोक्साइड. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको यहां स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा मिलेगा. ये भी लिखे मिलेंगे. मैंने नहीं लिखवाए थे. मैंने इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि ये पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पाते. इनकी सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम. फिर आप कहोगे जहां से आपने इंटरनेट पे देखा उन्होंने क्यों लिखे थे? वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिर वाटर में ना होके किसी और तरीके के सॉल्वेंट में डिफाइन की गई होगी.
जरूरी नहीं है कि हर बार आपको किसी सब्सटेंस के एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वाटर ही एज ए सॉल्वेंट लेना है। अगर मैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग कि इट इज फुली सॉल्युबल इन वाटर, नो, दे आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। इसलिए इनके लिए हम इस पूरे चैप्टर में कहीं कुछ काउंट नहीं करने वाले। अगर आपको इस पे कोई सवाल आता है तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि एज्यूमिंग इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। अगर उन्होंने कहा होगा तो मेंशन करेंगे एज्यूमिंग इट इज अ वीक बेस। पर आप अपनी नॉलेज में ये रखोगे ये स्ट्रॉन्ग बेस तो होते हैं पर दे आर नॉट फुली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसलिए आर्हीनियस की थ्योरी में एक ड्रॉबैक भी है कि उसने हर चीज वाटर की रिस्पेक्ट में बोली, लेकिन एक फायदा भी है क्योंकि वाटर बोलना बहुत बड़ी डिमांड है केमिस्ट्री में। क्योंकि वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन केमिस्ट्री में लैब में हम पानी में कराते हैं। पर ऐसा भी जरूरी नहीं है, मान लो कोई मटेरियल पानी में सॉल्युबल ही ना हो तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करें या उसकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे टिप्पणी कैसे करें। तो आपको ये पता होना चाहिए ये सब्सटेंस जो भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बाय डिफॉल्ट दे आर वाटर सॉल्युबल। तो विद इन द सॉल्युबिलिटी लिमिट किसी की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताई जाती है। अगेन एग्जैजरेशन पॉइंट, बहुत लाइक खींचने तानने वाला, बाल की खाल निकालने वाला पॉइंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन, ये नहीं होता कि कोई एक्सेप्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई तो ये एक्सेप्शन हो गया। अगर कोई पूछेगा इसका एन फैक्टर तो 2 ही है, एन फैक्टर 2 ही है। बट द पॉइंट इज दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज पानी में वो फुली सॉल्युबल नहीं होते। हम पूरे चैप्टर में इनको कहीं नहीं डिस्कस करने वाले जब तक इन न्यूमेरिकल में ये मेंशन ना किया हो। और आपको एक और बात बता दूं, इसके लिए जो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी ना, सुपर डुपर क्लैरिटी, वो तब मिलेगी जब आप सॉल्युबिलिटी पे जाओगे लास्ट सेक्शन में चैप्टर के। तब आप बोलोगे हाँ अब पता लगा कि ये क्या हो रहा था। तो फॉर द टाइमिंग यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। इस पे दिमाग नहीं लगाना, लीव इट। बस अपने दिमाग में ये फिट करके बैठो हमारे लिए ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये कभी आ गए तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, क्वेश्चन में वो बता देंगे किसको क्या ट्रीट करना है। फिर यहां पे कुछ चिंदी चोर टाइप स्टूडेंट्स का फिर से क्वेश्चन आता है, अगर ना मेंशन किया हुआ तो, अगर नहीं मेंशन किया हो ना, पूरे चैप्टर का ये ट्रिक है, अगर कहीं मेंशन ना किया हो तो बाय डिफॉल्ट मान लेना स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया और आपकी नॉलेज में भी नहीं है वो, तो मान लेना कि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये उनके लिए जिनको थोड़ी देर के लिए साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करना हो। अब जो पॉइंट बताने लगा हूं एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रॉबैक इज वी आर लिमिटेड टू डिफाइन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फॉर वाटर soluble acids or base because we are restricted to use water as solvent। हालांकि मैं बोलूंगा ये जबरदस्ती का ड्रॉबैक है। मैक्सिमम केस में तो हम अपने न्यूमेरिकल में हर बार पूरे चैप्टर में वाटर ही सॉल्वेंट लेके जाने वाले हैं। पर ये उन लोगों के सवाल का आंसर है जो बोले सर अगर हमारा कंपाउंड पानी में सॉल्युबल ना हुआ तो मैं कहूंगा हाँ यार, उस केस में आर्हीनियस का ये ड्रॉबैक है। सेकंड, अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में कुछ पढ़ा था ऐसा, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स
आर एसिडिक, तो अगर मेटल ऑक्साइड बेस है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, तो क्वेश्चन ये है इनके पास क्या OH है? क्या इनके पास आपको OH दिख रहे हैं? लाइक KOH में OH था, NaOH में OH था, क्या इनके पास OH है? नहीं ना। तो फिर इनका बेसिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करें? तो अगर मैं डेफिनेशन दूं तो वो ये है, अगर मैंने इसे पानी में डिसॉल्व किया, इसने KOH बनाया, और इसका एक्वस सॉल्यूशन पानी में हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। OH माइनस KOH का है, KOH का, K2O का नहीं है। K2O पानी के साथ मिलके OH माइनस बना रहा है, ये OH माइनस सॉल्यूशन में दिख रहा है, और हमें ऐसा लगा ए सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस OH माइनस, पर ये OH माइनस किसका है? K2O का। कहां से आया ये OH माइनस? कहां से आया? K2O में तो दिख नहीं रहा था, वाटर से ना, उसका अपना तो नहीं। तो पॉइंट ये है, जिन सब्सटेंसेस के पास अपना OH ना हो उनको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड SO3 पानी में मिलाने पे H2SO4 बना रही है, जो डिसोसिएट करके H+ और सल्फेट बनाए। ये H+ किसका आया? पानी का। SO3 के पास तो नहीं था। तो मेरे जैसा बंदा ये भी बोल सकता है, जिन कंपाउंड के पास अपना H+ नहीं है, जिन कंपाउंड के पास अपना OH नहीं है, उन कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को किस स्केल पे मापे? इसलिए अर्हीनियस थ्योरी मॉडिफाई की गई थी। टेक्निकली जो उसकी सबसे ओरिजिनल डेफिनेशन थी, सबसे पुरानी, वो वही है जो हमने लिखी है कि अपना H+ हो, अपना OH माइनस हो। पर आज की डेट में जब हम अर्हीनियस थ्योरी यूज करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं SO3 इज एसिडिक because its aqueous solution contains H+. Potassium oxide is basic as its aqueous solution contains OH minus. तो यदि आपको कोई पूछे ना क्या K2O बेसिक है, तो आप बोलोगे हाँ है। अगर किसी ने कह दिया कैसे, तो आप बोलोगे इसे पानी में डिसॉल्व करने पे ये OH माइनस बनाता। क्या SO3 एसिडिक है? हाँ है, क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पे वो H+ देता। अब जब आप इसे पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, पैरों में एक्वस 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 लिखी जा रही हो। मैंने ये कहीं नहीं कहा K2O is Arrhenius base. It is not Arrhenius base. I'm simply saying it is base. बस K2O is a basic. SO3 is acidic. और हमें टेक्निकली इतनी चीज ही सफिशिएंट है। किसी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर समझ नहीं होना, पानी में मिला के देख लो। अगर H+ जनरेट हो रहा है, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता किससे आ रहा है। ये तो कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपको फंसाएगा, क्या ये अर्हीनियस एसिड है? मैं कहूंगा नहीं। क्या ये अर्हीनियस बेस है? नहीं। पर अगर मैं सिंपली बोलूं इज इट बेस, मैं कहूंगा ओके यस इट इज बेस। इज इट एसिडिक? यस। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसे पानी में डिसॉल्व किया, ये बनाता है NaOH प्लस वाटर प्लस CO2।
प्लस वाटर प्लस CO2। इसे ऐसे लिख रहा हूं, Na2CO3 को पानी में डिसॉल्व किया, ये बना रहे अपने पास NaOH प्लस वाटर प्लस CO2। और क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? 4 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 और 3 5, 2 3 2 5, बिल्कुल बैलेंस। अगर चाहो तो ऐसे लिख दो, पुलक फालतू के क्वेश्चन ना पूछ, चुपचाप लिखता जाओ। Na2CO3, अब इसको देख के बताओ क्या इसमें H प्लस है? क्या इसमें H प्लस है? नहीं है। क्या इसमें OH माइनस है? नहीं है। तो ये वो सब्सटेंस है जिसके पास ना H है ना OH है। यानी कि किसी के फॉर्मूला में अगर H ना हो, किसी के फॉर्मूला में OH ना हो, तो क्या हम उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करें? फिर से वापस वही थ्योरी, इसको पानी में मिलाया, पानी में मिलाने पे इसने NaOH बनाया, और क्योंकि OH माइनस बन रहा है, तो अगर किसी का एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस बनाएगा तो उसे बेसिक कहा जाएगा, तो उसे बेसिक मान लेना। हम उसे अर्हीनियस बेस नहीं कह रहे, पर सिंपली बेस। अगर किसी का एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस दे रहे तो वो हमारे लिए बेसिक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अर्हीनियस को इससे कोई मतलब नहीं क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ड्रॉबैक बेसिकली ये है अर्हीनियस का, जिन कंपाउंड्स में ना OH हो ना H हो, तो क्या उनको हम अर्हीनियस एसिड या अर्हीनियस बेस की थ्योरी में रख सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। अगर जनरली एसिड या बेस डिफाइन करना है जनरली, तो पानी में मिला के देख लो, क्या वो चीज OH माइनस लूज करने लायक है? क्या किसी के एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस है? उतना ही हमारे लिए बहुत है। तो ड्रॉबैक ये बन गया कि जिन कंपाउंड के फॉर्मूला में H नहीं है, जिन कंपाउंड के फॉर्मूला में OH नहीं है, उनका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर क्या हम अर्हीनियस के स्केल पे डिफाइन करें? नॉट पॉसिबल। हर सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक रीजन आप अर्हीनियस थ्योरी से नहीं बता सकते। तो हम ड्रॉबैक में इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। So the substances, all substances cannot be categorized as Arrhenius acid or Arrhenius base because few compounds can produce OH minus or H plus after they get dissolved in water. Because they don't have their own OH minus or own H plus. Like metal oxides are basic as their
aqueous solution furnishes OH minus. Non-metal oxides are acidic as their aqueous solution furnishes H plus. Very important example. अमोनिया, जब मैं इसको पानी में मिलाता हूं, it produces NH4 plus and OH minus. अब खुद देखो, अमोनिया, क्या अपने पास इसके पास OH है? क्या अमोनिया के फॉर्मूला में OH है? Is it Arrhenius base? No. Now I am going to teach you very important line. ध्यान से सुनना. पेन साइड पे. अमोनिया के पास अपना OH नहीं है. पर अगर कोई ये कह दे क्या अमोनिया का aqueous solution OH माइनस जनरेट कर सकता है? आंसर इज यस. तो मैं ये बोलूंगा, किसी के लिए मैंने अमोनिया को अर्हीनियस का बेस की तरह रिप्रेजेंट किया है. मैंने अमोनिया को एज ए अर्हीनियस बेस रिप्रेजेंट किया है. रिप्रेजेंट करने का मतलब समथिंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस OH माइनस. भले वो OH माइनस उसका खुद का नहीं है. तो अगर कोई ऐसे लिख के आपको कोई पूछे, इस लाइन से इंग्लिश वर्ड ऐसे पूछे, क्या अमोनिया अर्हीनियस बेस है? व्हाट विल बी योर आंसर? क्या अमोनिया अर्हीनियस बेस है? नो. अमोनिया इज नॉट अर्हीनियस बेस because it does not produce its own OH minus on dissolving in water. पर क्या ये अमोनिया बेस है? क्या ये अमोनिया बेस है? यस, क्योंकि इट कैन लूज OH माइनस. तो ये जो आपने लिखा ना लाइन, बेस प्लस सॉल्वेंट समथिंग एंड OH माइनस, किसी भी बेस को वाटर के साथ ऐसे लिख के कुछ बना के साथ में OH माइनस की फॉर्म में दिखाना, किसी को ऐसे लिख के दर्शाना, हम उसको बोलते हैं उसका अर्हीनियस रिप्रेजेंटेशन. यानी कि दिस लाइन, इक्वेशन 1 is an attempt to show or express ammonia as Arrhenius base. यानी कि this equation represent Arrhenius representation of ammonia.
This is Arrhenius representation of ammonia, but it does not mean ammonia is Arrhenius base. अभी यहां पे कार्तिक ने क्वेश्चन पूछा, फिर ये थ्योरी इंट्रोड्यूस ही क्यों की गई? ओ गुरुदेव कार्तिक, अगर किसी थ्योरी की, जो बहुत पुरानी थ्योरीज होती हैं, हर बार पुरानी थ्योरी का कोई ड्रॉबैक आता है तभी तो नई थ्योरी आती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि पुरानी थ्योरी फेल थी, फ्लॉप थी। पुरानी थ्योरी कुछ ना कुछ चीजों का तो एसिडिक और बेसिक करेक्ट एक्सप्लेन कर पाई। Arrhenius was the first person who tried to express how to define acid and base, और बहुत सालों तक उसकी थ्योरी चलती रही। इसलिए ये नहीं कहते Arrhenius थ्योरी फ्लॉप थी। आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी जो 100% एप्लीकेबल हो। ये थोड़ा ना पुरानी थ्योरी फेल, राइट? बट इस थ्योरी के ड्रॉबैक जरूर है, बट इट डजंट मीन कि ये Arrhenius थ्योरी किसी काम की नहीं थी। क्योंकि अगर Arrhenius ने ये डेफिनेशन ना दी होती ना, समथिंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस इट्स ओन OH माइनस, शायद आप अमोनिया का बेसिक नेचर भी कभी ना बता पाते। क्योंकि डेफिनेशन के लिखने का तरीका यहां से होता, अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, इफ समवन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन प्रोड्यूस OH माइनस, एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हो कि ये बेस है। नहीं तो Arrhenius की ये डेफिनेशन ना पता होती, हम कभी ना बता पाते व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेस, व्हाई नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। इसलिए ये नहीं कि कोई थ्योरी 5 जगह पे लगी, 2 जगह पे फेल हो गई तो वो फ्लॉप। ये 11th क्लास का बच्चा करता है एक टीचर को जज करते वक्त। तो ये चीजें मैच्योरिटी के साथ साइंस फील्ड में चलती हैं। अगर कोई थ्योरी 80% चीजें बता रही है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तुम लोगों का जेई एडवांस में 45% स्कोर आ जाए ना, तुम लोगों का जेई में 45% स्कोर आ जाए, तो कोई ये नहीं कहता कि तुमने 90% स्कोर नहीं किया, तुम्हारी रैंक नहीं है, तब भी तुम क्वालिफाइड हो, अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। सो डोंट जज बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग कि भाई इस एग्जाम्पल ने यहां फिट नहीं बैठा मतलब ये थ्योरी फ्लॉप। थ्योरी नहीं फ्लॉप थी, वो एग्जाम्पल फ्लॉप था। उस एग्जाम्पल के लिए हमें नया स्केल लेना चाहिए था, हमें कोई नई डेफिनेशन लानी पड़ेगी। आई होप Arrhenius थ्योरी इज क्लियर टू ऑल। क्योंकि मैं अब अगले 5 मिनट में अनम्यूट करूंगा। जिनको अभी तक के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है, दे कैन रेज द हैंड, मैं अनम्यूट कर करके पूछूंगा। और किसी वाहियात स्टूडेंट ने बोला है, सर आईए में तो आप एस ब्लॉक पढ़ा रहे हो लाइव क्लास में। किसने कह दिया? मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा लाइव क्लास में एस ब्लॉक। और अगर ये कंपैरिजन करना है, मैंने वो बैच भी छोड़ दिया, अब यहां भी छोड़ दूंगा। पढ़ते रहना जिसे पढ़ना है। इसलिए डोंट कंपेयर कि आईए में तो एस ब्लॉक लाइव क्लास में हो रहा है। किसने बोल दिया? नाउ जिनको भी डाउट्स है ना Arrhenius थ्योरी तक, आज के लेक्चर तक, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। अक्षत जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। अक्षत, डू यू हैव डाउट? ओके, पुलक, वीक बेस। सितांशु, बिना वाटर ऐड किए नहीं है। जब आप अमोनिया को पानी में मिला रहे हो ना, सॉल्यूट है ना अमोनिया अब आपका, तो उसके लिए हमेशा एक्वस लिखना है। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट। ठीक है?
आर्यन, ओके ये देख, क्या मैं इस लाइन से ये बोल सकता हूं अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन प्रोड्यूस OH माइनस? अगर इस रिएक्शन को मुझे इंग्लिश वर्बली लिखना हो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं द बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन प्रोड्यूस OH माइनस? यस और नो? आर यू कनेक्टेड आर्यन? यस ना? सो दिस इज द वे हम किसी भी बेस को एज ए अर्हीनियस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम जस्ट ये दिखा रहे हैं कि हमने उसे अर्हीनियस की डेफिनेशन में फिट करने की कोशिश की और ये देखा कि वो OH माइनस लूज कर सकता है, भले OH माइनस उसका खुद का नहीं, पर हम बोलेंगे वी हैव ट्राइड टू शो अ बेस लाइक अर्हीनियस बेस। तो किसी भी बेस को एज ए अर्हीनियस बेस रिप्रेजेंट करने की एक कोशिश है कि उसे पानी में डिसॉल्व करके देखा, OH माइनस आ रहा था। Aryan, is that clear? Unmute yourself. Okay. सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग। आर्यन अपने पीछे माइक ऑफ कर लो। हाँ सिद्धार्थ। क्या मैंने अभी लुईस बेस लुईस एसिड पढ़ाया? मुझे यही चीज इरिटेट करती है। आगे आने वाले पॉइंट्स को पहले ही सुन लेना। जब हम लुईस कर लेंगे ना तब देखेंगे, जब मैं लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हारे सवाल का आंसर मिल जाएगा। जस्ट वेट। जूम, जूम, हर्ष शुक्ला, बिल्कुल बताएगा, हम करेंगे। एक पूरा लेक्चर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे। मतलब आपका ये सवाल है क्या हम वाटर को एज ए एसिड या बेस बता सकते हैं, यानी कि वाटर की एम्फोटेरिक नेचर का एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो आप? वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर हो सकता है फिर उसे मैं किसी और थ्योरी से एक्सप्लेन करूं। सारांश, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड, हाँ। पॉलीप्रोटिक का मतलब डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक। अच्छा, अगर कोई एसिड एक से ज्यादा H+ लूज कर सकता है, डाई बेसिक एसिड, डाईप्रोटिक, ट्राईप्रोटिक, दे ऑल आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक। यस। वीरेंद्र, वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र। 1 क्योंकि उसका एक्वस सोल्यूशन एक H+ लूज कर रहा था बस। आयुष, हाँ ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो अगर मैंने NaOH एक्वस लिखा है ना, अंडरस्टूड है कि ये हमेशा इस फॉर्म में है, पानी में डिसोसिएटेड फॉर्म हमेशा। जब भी कभी कोई स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा प्रोडक्ट में, मैंने भले ऐसे लिखा है पर तुम्हारे माइंड में वो हमेशा ऐसे होना चाहिए। सेम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, सेम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, Arrhenius acid should produce its own H+ on dissolving in water. Arrhenius base should produce, तो Arrhenius की डेफिनेशन ही तो बता रहा हूं, तुमने Arrhenius की डेफिनेशन ही पूछी है।
अच्छा है, a substance whose aqueous solution can produce H plus. For that substance is acidic for us. A substance whose aqueous solution can produce OH minus, हमारे लिए सफिशिएंट है, वो बेस है. विद्या निवास मिश्रा. हाँ जी. ओके, एडिशनल नहीं आया कहीं से. अच्छा, मतलब आप कह रहे वो पानी से आया यार. नहीं नहीं नहीं, ये देखो, H3BO3 जब मैंने लिखा, मैंने इसे पानी में डिसॉल्व किया, मैंने कोफिशिएंट 1 ही रखा है. इट इज फॉर मी जस्ट H plus and OH minus. This OH minus is connecting with this boron. तो बोरॉन पे 3 OH थे, 4 OH हो गए, प्लस H प्लस. बस, क्योंकि हाइड्रोजन देखो 2, 3, 5, 4 और 1, 5, बैलेंस रिएक्शन. एन फैक्टर भी 1 है. यस. शिवम. ओके ओके. टुनू. हाँ बोलो टुनू. हाँ हाँ बोलो बोलो. तभी तो कहा SO3 अर्हीनियस एसिड नहीं है. SO3 का एक्वस सोल्यूशन आप एसिडिक बोल दो, लेकिन ये मत कहो कि SO3 अर्हीनियस एसिड है. नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहले H2SO4 बना रहा है, कुछ कंपाउंड बन रहा है, वो कंपाउंड का डिसोसिएशन हो रहा है. SO3 तो कोवलेंट मॉलिक्यूल है प्योर. SO3 पानी में डिसॉल्व करेगा, H2SO4 बनेगा, वो डिसोसिएट करेगा. ठीक है. ओके. मीता अरोड़ा. बिल्कुल, किसी और सॉल्वेंट में हो सकता है वो अपना रोल बदल ले. बिल्कुल हो सकता है. हो, मतलब ये आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि कोई सब्सटेंस हो सकता है वाटर के रिस्पेक्ट में बेस हो, पर क्या पता सेम सब्सटेंस किसी दूसरे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एसिडिक हो. पॉसिबल है. इसे इसे यही इस थ्योरी का वन ऑफ द ड्रॉबैक है. आपने अपना सॉल्वेंट वाटर लेके रिस्ट्रिक्ट कर दिया कहीं ना कहीं. जिनके डाउट्स नहीं है दे कैन लीव द मीटिंग. हम आप अपनी शाम वाली क्लास में 3 PM पे मिलेंगे. जिनके डाउट्स है वो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे. शुभम. मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक का मतलब होता है, एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, मोनोबेसिक एसिड, मोनो डाइबेसिक एसिड, एक्चुअल में इसको मैं ऐसा कहना चाह रही हूं,
सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट करके तो 2H+ और सल्फेट बना रहे। जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया ना इसे, तो बेसिकली इसका H+, 2H+ है ना यहाँ पे, ये इसमें से एक OH- के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक OH- के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हम इसके लिए बोल रहे हैं कि 2 OH- 2 H+ के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में डाई बेसिक, समझे? बट इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम इसको सीधा ऐसे बोल दो, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2H+ लूज करता है तो वो डाइप्रोटिक एसिड है, बस डाइप्रोटिक एसिड बोल दो। डाई बेसिक बोलना, इट्स योर चॉइस। ओके, शिवम पटेल, नहीं, वाटर हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वस उसी के लिए नहीं लिखा जाता सिर्फ कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखा जाएगा या वीक। किसी के साथ एक्वस लिख रहे हो, बस आप ये बता रहे हो कि पानी में अब कुछ मिलाया जाएगा, यानी कि अब एक वो सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, एक्वस लिख किसी के साथ एक्वस लिखने से इसकी स्ट्रॉन्ग और वीक का जजमेंट नहीं होता। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। Vivo 1716, हाँ बोलो Vivo। नहीं, ये अमोनिया इज नॉट आर्हीनियस बेस। इक्वेशन 1 इज एन अटेम्प्ट टू शो और एक्सप्रेस अमोनिया एज आर्हीनियस बेस। ये जो लिखा ना मैंने, इसीलिए इसी लाइन को क्लियर किया है। जब भी आप किसी बेस को पानी में लिख डिसॉल्व करके उससे OH- दिखाते हो, हम उसे ऐसे बोलते कि आपने उसको आर्हीनियस बेस के रूप में प्रदर्शित किया है, आपने उसे आर्हीनियस बेस की तरह एक्सप्रेस किया है नहीं वो आर्हीनियस बेस। क्योंकि आर्हीनियस बेस की डेफिनेशन क्या थी? समवन ऑन डेसोल्यूशन इन वाटर। कोई ये भी लिख सकता था अमोनिया एक्वस H+ लेके NH4+ बना, जो कि हमारी आने वाली डेफिनेशन है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। हम अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर को ऐसे भी दिखा सकते हैं लिख के, पर जब भी आप अमोनिया को ऐसे लिख के दिखाते हो तो हम कहते हैं कि आपने आर्हीनियस की डेफिनेशन में अमोनिया को फिट करने की कोशिश की कि अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस OH-। लेकिन आप इतने स्मार्ट थे कि आप उसके इस प्रयास को पकड़ गए कि ये OH- उसका खुद का नहीं है, ये आर्हीनियस बेस नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है, आर्हीनियस बेस नहीं है, बट जस्ट एक्सेप्ट इट लाइक कि यू कैन एक्सप्रेस इट लाइक आर्हीनियस बेस। समझ में आई ये चीज? ओके। अंकित कुमार, अंकित, हाँ अंकित पूछो। देख, नहीं नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वो डिसोसिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए भी वो अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा। पर अगर उसके सोल्यूशन को गुड कंडक्टर बनाना है, यानी कि आप चाहते हो कि उसके केटायन एनायन अपने अपने कैथोड एनोड पे जाके डिस्चार्ज हों, तब आपको इलेक्ट्रिक करंट लगा के पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। पर हमारी डेफिनेशन थी, बस इतनी हमारी कोशिश थी, अगर कोई सब्सटेंस पानी में जाके अपनी मर्जी से टूट जाए, अब वो पार्शियली टूटे, कंप्लीटली टूटे, पर टूटे, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक और हाँ, 2H+ यूज करें, डाइप्रोटिक एसिड।
जो 2H+ लूज करे। डाई बेसिक एसिड भी वही, सेम सिनोनिम। हाँ, मान लो ट्राई प्रोटिक एसिड, तो वो 3H+ लूज करेगा। ट्राई बेसिक एसिड, वो भी 3H+ लूज करेगा। ट्राई प्रोटिक, सुन, डाई प्रोटिक, डाई बेसिक सिनोनिम, ट्राई प्रोटिक, ट्राई बेसिक सिनोनिम। और अगर किसी की बेसिसिटी मोनो बेसिक से ज्यादा है, यानी कि कोई भी डाई प्रोटिक है, ट्राई प्रोटिक है, पॉलीट्रोपिक है, पॉलीप्रोटिक है, दिस इज ए जनरल टर्म पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक का मतलब वन एसिड कैन प्रोड्यूस मोर देन 1H+। उसको तुम पॉलीबेसिक भी बोल दो, पॉलीबेसिक एसिड। अब अगर कोई बेस है जो एक OH- लूज करेगा, मैं कहूंगा मोनो एसिडिक बेस। उसके लिए कहीं नहीं हम बोलते मोनोप्रोटिक बेस, कभी नहीं कहते ऐसे। अगर कोई जो 2OH- लूज करेगा ना, सिंपल डाई एसिडिक बेस। जो 3OH- लूज करेगा, ट्राई एसिडिक बेस। तो जनरल टर्म बन गई पॉली एसिडिक बेस। समझ आई? ओके। तरुण, हाँ तरुण। हाई चार्ज डेंसिटी, यस। ये देखो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिसका रेडियस छोटा होगा उसका 4/3πr3, वॉल्यूम भी तो छोटा होगा। जिसका रेडियस छोटा है, जिस आयन का साइज छोटा, उसका वॉल्यूम छोटा। और अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिख दूं, दिस इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। तो मैं कह दूंगा जिस आयन का चार्ज डेंसिटी हाई होगा, यानी कि इनडायरेक्टली उसकी चार्ज टू साइज रेशो बड़ी है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बड़ी। ठीक है? ओके। हाँ, क्योंकि ऐसे दिखाने के लिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ने अगर H+ यूज किया ना, तो वो H+ पानी में से क्या उठाएगा, OH-। ये H+ पानी में से OH- लेगा। इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है डाई बेसिक। और अगर किसी को इसी के रिस्पेक्ट में बोलना है तो डाई प्रोटिक। ठीक है? ओके ओके। करण शांडिल्य, करण शांडिल्य। दोबारा बोलो, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे। ऑर्थोबोरिक एसिड में क्या देखा? क्योंकि आवाज गूंजी है। हाँ हाँ, क्योंकि उसका तब आपको मायना समझ में आएगा जब आप लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ोगे। जब हम लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ेंगे ना, वहां वहां जाके इसका आंसर मिलेगा। हाँ, पर उसके लिए पहले लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ो, पूरा करो, तब पता लगेगा। बिल्कुल कराया था, उसी को मैं यहां पर अब दोबारा से बताने वाला हूं। ओके। अब बाकी लोग स्टूडेंट्स क्लास एग्जिट कर सकते हैं, मैं सिर्फ डाउट्स ले रहा हूं। बिनिष्ट कुमार, बिनिष्ट कुमार। अभ्रदीप,
ये ड्रॉबैक नहीं है, ये अलग टॉपिक था। मैं ये ड्रॉबैक में नहीं था, मैं सिंपल बता रहा था भले ही कोई खुद आर्हीनियस बेस ना हो पर आप उसको रिप्रेजेंट आर्हीनियस बेस की तरह कर सकते हो। हाँ अरे ये लिखा तो है नॉट आर्हीनियस, बट यू कैन express non-Arrhenius base like Arrhenius by writing base when dissolved in water produces OH minus. But you should be smart enough to know कि ये OH minus किसका है एक्चुअली। ठीक है, ओके। गौरव सिंह, हाँ गौरव, हमने 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 लिस्ट लिखी थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग के केस में 100% डिसोसिएशन था, तब हम एरो ये लगाएंगे। जब किसी के केस में पार्शियल डिसोसिएशन, हाँ तो बस हाँ हाँ, क्योंकि ये सॉल्ट है। नहीं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बता दे। ये एक सॉल्ट है और ये कैसा सॉल्ट है जो पानी में फुली सॉल्युबल सॉल्ट है। जो फुली सॉल्युबल है उसके लिए ये एरो लगाना। बस किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया, अगर ये सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है तो ये साइन लगेगा बस। अब अगर तू ये कहे कि इसको मैं एसिड बोलूं या बेस बोलूं, मैं कहूंगा टेक्निकली तो तुझे से सॉल्ट बोलना चाहिए, पर तू कहेगा नहीं फिर भी अरेनियस के हिसाब से बताओ। मैं कहूंगा क्योंकि इसका पानी में सोल्यूशन OH माइनस जनरेट कर रहा है तो इसका एक्वस सोल्यूशन बेसिक है, तो इट्स ए बेसिक सॉल्ट, तो इट इज ए बेसिक सॉल्ट। ठीक है, मानो सॉल्ट तुम्हारा पूरा सॉल्युबल नहीं है, उसकी स्टोरी फिर लास्ट, हाँ तब हम डबल एरो लगाएंगे, ये बात सही है, पर उसकी कैलकुलेशन या उसका जो भी है वो लास्ट पार्ट में दिखना। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। अगर हमारा सॉल्ट पार्शियली सॉल्युबल, फॉर पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर वी ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, ओके हाँ जी बोलो। वो अभी पता लग जाएगा जब अननोन मैं बोल रहा हूं ना, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, वो न्यूमेरिकल से पता लगेगा कि अननोन का मतलब किस तरह। देखो पहली प्रायोरिटी जो मैंने लिस्ट में बताया वो स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने लिस्ट में नहीं बताया वो सब वीक है। मान लो कोई अननोन आ गया तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा कि वो कैसे ट्रीट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करना है या वीक की तरह ट्रीट करना है। अगर किसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लाइक कोई बड़ा अननोन एग्जांपल कुछ भी, लाइक जैसे मैंने स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गए थे, पर्टिकुलरली उनके केस में आप उनको एज ए स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करके कर सकते हो न्यूमेरिकल। पर उस अननोन से मेरा यह मतलब नहीं है कोई भी एरा गैरा उठ के आ जाए, ऑर्गेनिक का एसिड ऑर्गेनिक का बेस, उसको फिर स्ट्रॉन्ग मान लेना, नहीं। आपको 99% क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर तुम्हें 2 क्लास के बाद समझ आ ही जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल में पहुंचे होंगे तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा अननोन को क्या ट्रीट करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग आज की क्लास के लिए अगर वो अननोन आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लिस्ट में नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में नहीं है, तो वो वीक ही है। सेकेंड ऑप्शन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि उसे क्या ट्रीट करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड आ गया, उसका डिसीजन क्वेश्चन के आधार पे लेना।
मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में अगर ये कुछ नहीं मेंशन हुआ तो आप उसे स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट कर लेना, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया तो फिर हम उसे वीक की तरह ट्रीट करें। ठीक है, ओके। मेघ, मेघ, हाँ मेघ, हाँ पूछो। टोटल एंथैल्पी तो गलत है, टोटल एंट्रोपी। पहली बात तो टोटल एंथैल्पी डजंट रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी के बारे में नहीं। हम्म, हाँ वो कुछ टाइपिंग एरर है। एक्चुअली पता क्या है, वो टोटल एंथैल्पी नहीं है, वो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। नहीं 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 नहीं, टोटल एंथैल्पी ऑफ यूनिवर्स इज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्मिता शाह, स्मिता शाह। ओके, मोनू चौहान। हाँ भाई मोनू। ओके, सो आई गेस सबके डाउट्स हो ही चुके जिनके रेज, जिनके हाथ उठे हुए थे। आई एम गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग। थैंक यू सो मच, शाम को मिलते हैं 3 बजे। अरे कुछ नए हाथ उठा दिए आपने। स्मिता शाह, हाँ स्मिता, स्मिता, स्मिता शाह। हाँ जी बोलो, पूछो, बोलो बोलो। आयुष गोयल, आयुष, हाँ। हम्म, फेस ट्रांजिशन की कंडीशन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो दो डिफरेंट सॉलिड, एक ही सॉलिड, अगर कोई भी सब्सटेंस कार्बन है जैसे, पर उसकी मोर देन वन सॉलिड फॉर्म है, तो दे आर ट्रीटेड लाइक टू डिफरेंट सॉलिड्स, दे आर हेट्रोजीनस। हाँ बिल्कुल, फेस ट्रांजिशन में काउंट करते हैं। ठीक है, सल्फर के लिए रोहम्बिक टू प्लास्टिक, इट्स अ फेस ट्रांजिशन। ओके, बिनिष्ट कुमार हो चुका है आई गेस। ओके ठीक है, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग।